लास्ट क्लास में हमने वैम वाला पार्ट किया था, ठीक है। वैम के अलावा बाकी जो है पूरा का पूरा वैम का मेथड जो है हम लोग को अभी वर्षा बताएगी, ठीक है, कि वैम का कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए वर्षा जी मेरे को बताइए, आपको वहीं से बताना है या यहाँ पे लिख के बताएंगे आप? वहां से बताना है या यहाँ से बताना है? वो तो हम पता चल गया, कहाँ से बताएंगे, यहाँ से? अच्छा वहां से, ठीक है। चलिए मेरे को बताइएगा एक बार के लिए, मैं लिखता हूँ आपके लिए फटाफट। बिना देखे लिखाना, हाँ देख लीजिए, चश्मा वश्मा सब पहन लीजिए, जल्दी पहनिए थोड़ा सा, 5 साल पार हो गया, जल्दी करिए। हाँ बताइए, कैसे निकालेंगे वैम मेथड के तहत? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद सेल्स और एक्सपोर्ट्स बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ है? हम्म, हाँ, और इंपोर्ट्स, ठीक है। सेल्स में भी दो है। गुड्स फॉर यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी आएगा, ये लीजिए, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है जी। ये भी बता दिया आपने, वेरी गुड। और कितना ही है? सेल्स के अंदर दो है, याद नहीं, ठीक है। एक याद एक नहीं, ठीक है। और कुछ? जितने ऑनलाइन वानर प्रजाति कर रहे हैं, मुझे बताइएगा अगर ये सही है या गलत है। गलत है? चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन की सही है। चलिए, हो गया। और कुछ करवाना है? सेल्स और डोमेस्टिक सेल्स आएगा, तो किसका नाम? किसका नाम बताइए? अच्छा, उसका नाम। नंबर, इसमें तो बहुत सारा बच्चा हो गया इनका। 3 बच्चा था? अच्छा, फिर और बताओ, और क्या था? याद नहीं, इधर वाला पार्ट याद नहीं है कुछ भी? चलो रिमझिम बताओ। तुम प्रॉपरली लिखवाएगा या इसी में करेगा एडजस्टमेंट्स? थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। बताइए, पहले लिखे भैया। अच्छा, किसका? हम्म। हम्म। चेंज इन स्टॉक। हम्म। हम्म। एक एक्सपोर्ट्स एक डोमेस्टिक कंजम्पशन। कोई गलती? हाँ, बोलो। सर्विसेज, सर्विसेज, थोड़ा सा माइनर गलती किया मेरे हिसाब से, दिस इज पॉसिबल आई बिलीव, ठीक है। एक्सपोर्ट की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे? और, ठीक है।
चल नेक्स्ट बकरी या बकरा कौन मैं करके रखता है। हम्म, बताइए इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या मिलेगा हम लोग को। जीवी एट एमपी फिर। ठीक है, वेरी गुड। एनएनपीएफसी आपको आना आता है, चलो मोस्ट कॉन्फिडेंट आंसर देने वाला लड़का, वेरी गुड। ठीक है, और किसको पूछा है। हम्म, चलो रहने दो। ठीक है, ये बताओ यहाँ पे सही है। ठीक है, वर्षा जी को करेक्ट हुआ आंसर, नहीं वाला। ठीक है, इसको क्लास के बाद ना 20 बार लिखेगा। ठीक है, और खत्म करके जाएगा। ठीक है, 20 बार। उसके बाद भी अगर मैं वापस पूछा याद नहीं हुआ तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना टाइम्स होगा फिर 40, फिर कितना टाइम्स होगा फिर। समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर वो जेरोक्स कॉपी वाला लोग भी शर्मा जाएगा तुम्हारा कॉपी करने में। ठीक है, तो 20 बार लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक काम करो, हम इतना निर्दय इंसान नहीं है तो एक काम करते हैं, 15 बार लिख लो, और 5 बार जो आज करवा रहा है वो लिख लो। ठीक है, हाँ कोई शक है। पता नहीं जितना पर डाउट होता है मेरा नंबर से एक दो बढ़ जाता है आगे, पता नहीं कैसे हो जाता है। 21 क्या मैंने 21 बार क्या, 21 ना, ठीक है। कुछ और मन में कुछ भी है तो बता, ठीक। शुभ नहीं था तो ऐसे बोल देता चाहिए था ना कि हम मानता नहीं है 20 21, ऐसा 20 को तो 21 चाहिए, हमको 11 चाहिए, इस तरीके से। 11 और बढ़ाना है, 33 करना है, 31, 35, 41, तो 40 बार कर लेना, ठीक है। हो गया। ठीक है, और किसी का ऐसे जिसको आता नहीं है, शिवानी जी आपके साथ में ट्राई करें ये वाला राउंड, मतलब आज पहली एक बार के लिए हो चुका है ना हम लोग का। ठीक है, निशा जी को याद है प्रॉपर्ली अच्छे से, श्योर। लक्ष्य जी हर हाल में पाना है, लक्ष्य को आता है तो पक्का से, या नहीं आता है, ऐसा कोई है जिसको वॉलंटरीली हम पूछ लेगा फिर। तुम्हारा मुंह देख के हमको लग रहा है डायमेंशन चेंज हुआ है। पूरा आता है, वेरी गुड, तब तो नहीं आता होगा। पूरब लाल हमारा पश्चिम कर देगा, तुम भी लिख के यहाँ पे 20 बार लिख के जाएगा। ठीक है, कौन सा, वैम मेथड वाला। ठीक है, चलो तुमने खुद से एडमिट किया है, हम इतना भी खराब, तुमको 15 बार, तुमको तो हमको 40 बार देना चाहिए, कल भी गलती किया आज भी गलती किया, हम अच्छा इंसान है बोल के 20 बार बोला है तुमको, 21। ठीक है, चलो और लिख के जाएगा तुम। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पे लिख दिया भेज दिया, ना 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 बच्चा, यही लिख के। ठीक है, चलो हो गया डन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आप पढ़ के नहीं आएगा तो आप डांटना डूटना क्या लेके आ, वो भी पड़ेगा। और साथ में ये मीठा मीठा मिठाई। ठीक है, ये मीठा मीठा मिठाई इतना प्यारा लगेगा, एक दो दिन ऐसे गलती करो, उसके बाद में ऐसा लगेगा कि ना बच्चा पढ़ के ही चला जाता उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अकाउंट्स में भी ये चीज हुआ तो अब अकाउंट में लगता नहीं है लोग वापस नहीं पढ़ के आएगा, ऐसा होना चाहिए। बाकी ये लोग का इच्छा है, लोग का मन है तो यू नेवर नो। ठीक है दीदी, क्लियर है, याद है आपको। ओके, आइए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम लोग ने वैम मेथड किया था, कल मैंने सम्स भी करवाया था आप लोग को। आज कुछ सम्स हम लोग जो आपको शीट भेजा हुआ है उसमें भी आप लोग करेंगे, बट बिफोर द लेट अस कंप्लीट द वैम पोर्शन वंस, ताकि आज अब काम किया वैम वाला जो चीज है उसको दिमाग में सेट करना है प्रॉपर्ली, कि वैम का कोई भी सवाल अगर आपके पास में आ जाए, चाहे थियोरी चाहे प्रैक्टिकल, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड ये क्या है। ठीक है, तो वैम को सॉलिड करना, जैसे हर क्लास में देखना वही कर रहा है अपन, हर एक टॉपिक्स को अपन सॉलिड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वापस जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिमाग में इस तरीके से सेट करना है कि वापस भूलना नहीं है, लीकेजेस इंजेक्शन स्टॉक फ्लो सब दिमाग में रहना चाहिए आपका प्रॉपर्ली, राइट। समझ में आया आप लोग को, चलेगा बिल्कुल। ठीक है डन, ओके। सो सर हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया, वैम का बात किया, वैम का निकालने का तरीका अपन ने खत्म कर लिया, बट कुछ थियोरिटिकल एलिमेंट्स है जो अपना पेंडिंग है, उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं वैम वाला पार्ट को, ये सब हम लोग ने कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रिकॉशंस ऑफ वैम लिखा हुआ है, कुछ प्रिकॉशंस मेंटेन करना पड़ता है वैम को कैलकुलेट करते वक्त, ये आपके थ्योरी क्वेश्चंस के हिसाब से बन के आते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगा। सर अगर सेल्फ कंजम्पशन में गुड्स इंक्लूड हो रहा है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, बट अगर सर्विसेज होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टू बी इंक्लूडेड, ये आपको आ गया। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सर हम लोग फाइनल गुड्स को ही वैल्यू करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को वैल्यू करते नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि सर सेकेंड हैंड गुड्स को इसलिए परचेज में, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो, उसमें इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज उसका वैल्यू ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड कर लिया होगा जब फर्स्ट आया होगा, तो उसको भी वैल्यू ले लिया, अभी भी ले लेगा, तो क्या आएगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एज ए रिजल्ट हम लोग सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लेते नहीं है। बट याद करो, बट इसमें एक हाउएवर वाला पॉइंट है, किसको याद है? हाउएवर, अगर गाड़ी बेचते वक्त OLX में गाड़ी दिखा इसको, दूसरा खरीदने वाला दिखा, इसने एक से खरीदा दूसरे से बेच दिया, बीच में क्या खाया? कमीशन। तो वो तो एक नया जनरेशन ऑफ इनकम है, नया जीडीपी का पार्ट बनेगा, तो उसको अपन इंक्लूड कर लेगा। बात समझ में आया क्या? हाँ जी, हाँ, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग जो नोट्स है क्वेश्चन बैंक ऑफ नेशनल इनकम ले लोगे, ठीक है। सबने यहाँ पे ले लिया ना मेरे हिसाब से, ठीक है, और बाकी लोग भी ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, आपको क्लास के एंड के बाद में आप लोग थोड़ा सा हल्का सा गुड न्यूज भी दे देगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ सर? इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द ओनर। ये इंप्यूटेड वैल्यू मैंने आपको सिखाया नहीं है अभी तक, आप लोग इसके लिए एक बार आप लोग इनकम मेथड तक होल्ड कर लो अपने आप को। फॉर दोज हु ऑलरेडी नो, इंप्यूटेड का मतलब क्या होता है? सेल्फ ओन्ड वाला चीज, सेल्फ ओन्ड, ठीक है। तो इसको मैं इनकम मेथड में वापस डिस्कस कर लूंगा, उसकी वैल्यू इंक्लूड होती है, इसको इंक्लूड होती है, इंप्यूटेड वैल्यू इंक्लूड होता है, ठीक है। और चेंजिंग स्टॉक कैसे निकालता है अपन? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे बेसिक लेवल का प्रिकॉशंस है। इफ यू आस्क मी कि भैया प्रिकॉशंस सबसे इंपॉर्टेंट किसमें, तो मैं बोलूंगा इनकम मेथड में, क्योंकि वो अच्छे भी है, ठीक है। इसमें इतने बेसिक लेवल के प्रिकॉशंस है, आने का चांसेस कम है, बट इसके कुछ पॉइंट्स कॉमन रहना चाहिए। सेकंड हैंड गुड्स कॉमन पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स कॉमन पॉइंट। तो एग्जाम में बाचीज आ गया 2-3 पॉइंट, तो वो सस्ता कॉमन पॉइंट यूज कर लेना, बाकी 1-2 अच्छा पॉइंट लेना, चलेगा। फिर प्रॉब्लम डबल काउंटिंग, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में एक तो डबल काउंटिंग को क्या होता है वो तो नहीं पूछा, बट कैसे ये पूछा कि प्रॉब्लम डबल काउंटिंग कैसे हटा सकता है, ठीक है। फिर सीबीएसई वाला लोग स्मार्ट बन गया और सेवा वाला लोग भी स्मार्ट बन गया। वो लोग क्या किया? वो लोग बोला कि हम लोग बच्चा लोग को बार बार पूछ रहे हैं कि डबल काउंटिंग को कैसे हटाएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग हर बार आंसर दे रहे हैं, क्या करें? इसलिए सवाल आया डबल काउंटिंग होता क्या है, ठीक है। उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ ये भी तो पूछ सकता है हम लोग, हाश, ठीक है। और कॉमेडी चीजें का लोगों को इतना याद हो गया ये वाला पार्ट कि डबल काउंटिंग क्या होता है वही लिख भी नहीं पाया वो लोग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले समझते हैं कि डबल काउंटिंग होता क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम जेन्युइन है, प्रॉब्लम इशू भी समझ में आता है, बट सोल्यूशन उतना ही मचकांड है, ठीक है, बेकार सोल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है, ठीक है। डबल काउंटिंग क्या है सर? एक वैल्यू को डबल बार काउंट करना। हमने जो ये वैल्यू एडेड मेथड समझा ही क्यों था? बिकॉज हर एक सामान का वैल्यू मल्टीपल जगह यूज होता है, मल्टीपल वैल्यूज में स्प्रेड होता है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू टेक आउट जस्ट द फाइनल गुड्स का वैल्यू, राइट। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग फाइनल गुड्स का वैल्यू को 2 बार कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को भी एक बार 2 बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक ही चीज का सामान को हम लोग 2 बार अगर या 2 से ज्यादा बार अगर कैलकुलेट करते हैं, इट माइट रिजल्ट इन अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? डबल काउंटिंग। एक बार रिपीट करो, देखो यहाँ पे, इन मेजरिंग नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ माई फाइनल गुड्स आइए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी included. However, the problem of double counting arises when the value of the intermediate goods is also included in the value of the final goods. यानी intermediate goods का value को क्या कर दिया आपने? फाइनल गुड्स में इंक्लूड कर लिया। डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस while passing through the various stages of operations। ये आपके एग्जाम में जब अगर आए तो आपको ये लिखना है, डबल काउंटिंग रेफर्स टू व्हाट? द काउंटिंग ऑफ द आउटपुट, कितने बार? एक से ज्यादा बार, जब वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन रहा है, ठीक है। याद आ रहा है आप लोग को? एक लाइन भी सिखवाया था आप लोग को कि रीजंस अगर पूछेगा कि क्यों इंक्लूड नहीं तो क्या नहीं होता, तो याद है आप लोग क्या सिखाया था मैंने आप लोग को? चलो नया लो, सुन लो। इट डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद है ना आप लोगों को? कोई एक्सपेंसेस क्यों इंक्लूड नहीं होता है? जैसे एग्जांपल, एक्सपेंसेस खाली डायरेक्टली नीचे का क्यों होता है? बिकॉज इट डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ, आपको वो गुड्स का फ्लो में दिखता नहीं है। तो ये आप लोग हर जगह यूज कर सकता है, बहुत जगह का आंसर यही है, इट डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, जब अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्शन चल रहा होता है, अगर आप एक आउटपुट लेवल को एक से ज्यादा बार काउंट कर लो तो उसको क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझ में? एक बार वापस रिपीट करते, लैंग्वेज को क्या पकड़ा था? डबल काउंटिंग का मतलब क्या? इट इज द काउंटिंग ऑफ
and output more than once while passing through the various stages of operations. चलेगा बिल्कुल यहाँ पे this was the problem of double counting. इसको सॉल्व करने का माशाल्लाह टट्टी तरीका लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है फाइनल आउटपुट मेथड. ये तो यही बात हो गया. बोलता है मेरे से पढ़ाई पढ़ाई नहीं किया जा रहा है तो पढ़ाई करो. पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? बात समझ में? फाइनल आउटपुट मतलब क्या है? बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स को मैं काउंट कर लेता हूँ भूल से तो ही तो डबल काउंटिंग हो रहा है. तो बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स को ले क्यों रहे? आप लोग फाइनल गुड्स को लो खाली. पहला मेथड क्या लिखा? फाइनल आउटपुट मेथड. केवल किसको कंसीडर करो? ओनली द फाइनल गुड्स. नंबर 2 क्या है? जो मेथड के ऊपर लेवल काउंटिंग का इशू बताया है वैम. बोलते हैं अच्छा फाइनल इसमें दिक्कत तकलीफ हो रहा है आपको, फाइनल नहीं ले पा रहा तो एक काम करो, क्या लो? खाली वैल्यू एडिट जितना हुआ है, जितना वैल्यू एक्स्ट्रा तुमने क्रिएट किया है उतना वैल्यू ले लो. ठीक है. पर अपने को क्या है? अपने को इससे 2 मार्क लिखे और मिल जाए तो अपने को तो बल्ले बल्ले वाला सिचुएशन है. ठीक है. तो ये वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछता भी है. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द सॉल्यूशंस. 2 मेथड है सोल्यूशन का. क्या क्या है सर? 2 बचकान तरीका सर. एक तो फाइनल वैल्यू को ले लो, फाइनल आउटपुट मेथड. दूसरा क्या? अच्छा वो नहीं ले पा रहा है तो क्या लोगे भावना जी? द वैल्यू एडेड इन एवरी स्टेज को आप ले लोगे जो कि किसका मेथड है आपका? ठीक है. वैल्यू एडेड का मेथड का सिस्टम है. चलेगा बिल्कुल. क्या आपके दिमाग में, जहन में वैम की आत्मा घुस चुकी है आराम से? चलेगा बिल्कुल. यहां तक वैम सबको समझ में आ गया. प्रोसेस याद है, प्रिकॉशंस याद है, मेथड्स याद है. जीवन में कोई भी सवाल वैम के ऊपर रख सक जाओगे यहाँ पे. ठीक है. चलिए क्लियर है बिल्कुल. यहाँ पे पहले सम्स कर रहा हूँ हल्का फुल्का या आप लोग को इनकम मेथड में जाऊं? सम्स करोगे? क्या करना है बताओ? इनकम मेथड वाला पार्ट करोगे? ठीक है. थोड़ा बहुत इनकम मेथड फिर सम्स कर लेना आप लोग. ठीक है. सम्स मतलब क्वेश्चंस कर लेना थोड़ा बहुत. आज जो जो वैम के क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस है उसको एक बार देखते जाना. ठीक है. ताकि आप लोग का हो जाए. चलो उसके बाद एक ताजा खबर. ताजा तो नहीं है, हाँ ताजा ही है. ठीक है. 2 या 4 तारीख को. अरे वाह. आजकल तो आप लोग मेरे बच्चे हो गए हो. कब ले? 4 तारीख को संडे है. संडे खराब नहीं करने का मन है हमको. नहीं 4 संडे है. ओ हाँ 4 मंडे होगा. करेक्ट. 4 वेंसडे है. हैप्पी न्यू ईयर. दो तारीख को. कोई बात. 1 तारीख को. वही ना. 2 तारीख को एग्जाम है क्या तुम लोग का? 3 को है ना. अरे 24 घंटा है बीच में. इसको देखो, इसका 2 तारीख को एग्जाम है और ये न्यू ईयर का आशा कर रहा है. मेरे को टेस्ट तो लेने का है. नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का पूरा टेस्ट. खाली नेशनल इनकम. हाँ हाँ कल ले लेता है. कभी कभी कुछ लॉजिक भी क्रिएट कर लिया करो. मैं जस्ट इन केस. 4 बोला था तुम. हाँ तुम्हारा बंद करवा देगा. सर हम टेस्ट का तुम लोग को टाइमिंग दे देगा. जिनका एग्जाम है हाँ तो फिर 4 को टेस्ट दे दो. जीवन में एक चीज अच्छा हो तुम्हारा. ठीक है. चलेगा. 4 को अभी तक रख के रखा है एक बार के लिए हम. ठीक है. आई कैन वेरी. 2 तारीख सोच के रखा, 2 सोच के रखा, या तो 30 तारीख सोच के रखा है या तो 4 तारीख सोच के रखा है. ठीक है. वैसे भी आपको रेडी रहना था. काफी दिन दे रहा है आप लोगों को एक्स्ट्रा. अब समय नहीं है आपके पास में ज्यादा. बोलो बोलो. क्या दिक्कत तकलीफ? गंदा गंदा मुंह मत बनाओ अपना. जितना हम पढ़ाया है सबका टेस्ट होगा आपका. ठीक है. टोटल हमको 15 से 16 टेस्ट लेना है. 30 तारीख को ले लेता मैं. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ 31 को भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. पेपर ही बना के देना हमको. बना हुआ है, बन जाएगा. ओके विल डिसाइड दिस. आपका मन में बेचैनी स्टार्ट हो गया है, अच्छा बात है. ठीक है.
कल ही लेने थे टेस्ट, हम सही बोल रहे हैं आप लोग। इतना तो पढ़ ही लिया आप लोग। 30 तारीख को रहेगा नहीं रहेगा नहीं, फिर हमको भरोसा नहीं जब हम नहीं रहता तो। 30 तारीख को, ठीक है चलो देखते हैं। आओ वैम क्लियर है बिल्कुल। कल कुछ कुछ सम्स भी आपने किया था, क्लियर हुआ हल्का हल्का। नाउ द इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड में क्या करना है आपको, ठीक है। इनकम मेथड जो है सेकेंड मेथड हो गया आप लोग का, ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। इनकम मेथड इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, सीम्स लाइक द मोस्ट स्ट्रेट, लाइक मतलब एकदम सीधा सीधी साधारण स्ट्रेट मेथड। कि इनकम मेथड क्या हो गया, देश का इनकम, देश और इनकम, इनकम निकालो काम हो गया, ठीक है। बट इसमें से सबसे घुमा फिरा के सवाल पूछता है, देखने में सबसे डरावना आपको लगता है एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे आसान वही है, ठीक है। सबसे साधारण सीधा कौन सा लगता है आपको, इनकम मेथड। ये आपको घुमाता बढ़िया से, बट वंस योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर तब आपको घुमाएगा आराम से, बाकी अदरवाइज इट इज वेरी वेरी क्लियर। इनकम मेथड अगर मैं बात करूं, तो देश में इनकम जो आप कमा सकते हो, वो तो दो तरीके से कमा सकते हो। एक फैक्टर इनकम के कॉन्सेप्ट में, या फिर एक, क्या है वर्षा जी, दूसरा कौन सा है, एक फैक्टर इनकम, दूसरा सोया में रहता है क्या, फैक्टर इनकम एंड व्हाट, क्या होता है फैक्टर इनकम, तब ये हालत है देख लो। फैक्टर इनकम का मतलब, शिवानी जी ट्रांसफर इनकम का मतलब, सर इसके बेटा क्या होता है वो, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तुम क्लास के बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ, मेरा माथा सूट जाएगा, थर्ड क्लास के बाहर जाओ तुम, जाओ, बेसिक लेवल का आंसर नहीं आता, बाहर जाओ जाओ, साइड दो तो रिमझिम, साइड दो, तुम जाओ, जाओ 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 जाओ, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, मैं दिमाग खराब हो जाएगा फालतू का, चलो जाओ। हम अच्छा मूड से इनकम मेथड पढ़ाने के लिए आया हुआ है, दिमाग खराब हो जाएगा, बेसिक लेवल का सवाल नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रहा तुमको एकदम भी, और हंसी आ रहा है तुमको वहां पे, चलो जाओ चलो, हटो साइड दो, जाओ जाओ बच्चा बैठो बाहर जाओ, खाली क्लास आने से काम नहीं हो। तुमको कल हम क्या बोला था पढ़ के आने के लिए, क्या पढ़ा था तुमको, बेसिक फैक्टर इनकम नहीं आता है, क्या पढ़ा था तुम, क्या पढ़ा था, तो वही तो पूछ रहा है, फैक्टर इनकम तुमको नहीं आता है, ये क्या होता है। बेसिक फैक्टर इनकम सवाल, सवाल एकदम बेसिक है या नहीं है। फैक्टर इनकम इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई कैन एक्चुअली आस्क। हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में तो अब तक आया ही नहीं है। बेसिक क्वेश्चन इज फैक्टर इनकम, इफ यू डोंट नो दैट मच आल्सो दैट्स अ प्रॉब्लम। उसके बावजूद इफ यू रिवाइज देन कम एंड यू डोंट नो फैक्टर इनकम, देन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क व्हिच इज कम्स इन। वैम तुमको प्रॉपर्ली आता नहीं था, यहाँ पे हम लिखवा रहा था तो उसको मैंने चलो मजाक के लिए तुम्हारा साइड कर दिया। फैक्टर इनकम को तुमको मतलब नहीं पता है। हंसी मजाक का कोई स्टेज में अभी हम है नहीं। अगर तुमको लगता है कि अभी भी मस्ती मजाक चल रहा है क्लास में, तो तुम बहुत गलत फहमी में। 1.5 घंटा 1 घंटा को पढ़ाने के लिए कभी कभार बीच में मस्ती वाला बात करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट बार्गेन ऑल टुगेदर, बट दैट्स माय राइट टू डू इट, राइट। बट आई एम एब्सोल्युटली सीरियस अबाउट दिस मंथ। अगर मैं रेगुलरली आप लोग के लिए आ सकता हूँ डिस्पाइट एनी कंडीशंस पॉसिबल, ठीक है, एंड आई डेडिकेटेड 1 मंथ टू द एंटायर, कि हम किसी ना किसी तरीके से तुम लोग को फ्लेक्सिंग कर दे बीच में, डिस्पाइट हैविंग एनी शेड्यूल, तो फिर यू ऑल्सो बेटर टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, आई एम टेलिंग यू। समझ में आया आपको। 1% भी मजाक हमको नहीं चाहिए अभी। नहीं पढ़ना है मत आओ, इसलिए हम ना अटेंडेंस लेता ना कुछ लेता अभी। जिसको पढ़ना आएगा, और ये अटेंडेंस लेवल का भी नाटक खाली 30 तारीख 31 तारीख तक रहेगा, 1 तारीख से जो नहीं आएगा वो लोग हमारा अलाउ ही नहीं करेगा आगे आने के लिए। खत्म कहानी। जो लोग ऑनलाइन ऑप्शंस लिया हुआ है अभी के लिए खाली, सिर्फ वो लोग ही अटेंड करेगा बस। जब नेशनल का रिवीजन कराएगा, जिस दिन किसी का शक्ल नहीं देखा उस दिन हम
हम किसी का ही हम अलाउ ही नहीं करेगा। यस, प्रोवाइडेड कि किसी का चैप्टर हुआ हुआ है पहले से, आता है पहले से, और उनको बोल दे कि भैया मेरे को पहले से ही आता है, मैं खाली क्वेश्चंस कर लूंगा प्रैक्टिस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका हुआ हुआ है पहले से, आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो भी आ जाओ, क्वेश्चंस करना है तो भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आना घर पे बैठ के क्वेश्चंस करना, मुझे कोई इशू नहीं, बट मेरे को पता रहना चाहिए कि आपका क्या हालत चल रहा है। हम एकदम भी मजाक का मूड में नहीं है अभी। प्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा है, हमको आईडी शुरू करना है, मैक्रो में स्पीड बढ़ा नहीं सकता बिकॉज देयर अ पर्टिकुलर वे इन विच आई हैव टू टीच। बिल्कुल भी नहीं। मेरे से ज्यादा प्रेशर तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अभी तुम्हारा एग्जाम आने वाला फटाफट, तुमको तो ऐसा होना चाहिए कि भैया और थोड़ा पढ़ा दो ज्यादा एक्स्ट्रा। जनवरी में 2 बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं तुम लोग, अगर बाई चांस कि अगर हमको आईडी सेकंड हाफ में कराना पड़े या किस तरीके से बैलेंस कर पाके हम आईडी पढ़ा दे तुम लोग को, ताकि तुम लोग का आईडी वाला पोर्शन खत्म हो जाए। तो एकदम मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली सीरियस राइट नाउ। ठीक है। 1% मजाक नहीं चाहिए, किसी की तरफ से भी नहीं चाहिए हमको। हम उसको पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए नहीं बोल रहे, बाकी लोग अच्छा है, कमजोर होके रखा है आप लोग, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, आई डोंट केयर राइट नाउ। आप अच्छा हो तो 100 के लायक हो गए क्या? आप अच्छे हो तो 100 के लायक हो गए क्या? 100 मिल रहा है आपको प्री बोर्ड्स में? नहीं मिला ना, 100 के करीबन करीबन मिल रहा है, चलो 100 इज वेरी अनरियलिस्टिक। 70 के ऊपर मिल रहा है क्या आप लोग को? 70 के ऊपर का डोमेन का अगर आप लोग है, कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर आ जाएगा। 70 के ऊपर वाला कोई कैटेगरी है अभी तक यहाँ पे लाया प्री बोर्ड्स? नहीं लाया ना, तो ये बेटर नॉट इवन क्लोज टू इट। अगर लगता है आता है तो वो कितना है मनोज्ञ? याद तो सबको रहता है, मार्क्स नहीं बोलता है अपने को। ठीक है। तो वहां पे 70 के ऊपर तो नहीं आया होगा। तो बात यह है कि अल्टीमेटली अगर 100 का एम नहीं है तो मत करो, क्योंकि हम तो उसी के लिए पढ़ा रहे हैं, चलो 100 के लिए एम कर रहे हैं। और इरेस्पेक्टिव कि आप अभी ज्वाइन कर रहे हो पहले ज्वाइन कर रहे हो, कभी कोई डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, बट सीरियसनेस चाहिए। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी तरफ से भी नहीं आता है। सिर्फ एक दिन का अकाउंटेबिलिटी आया मेरे पास में इसका, जब इनको बताया था कि कुछ है रीजन। ठीक है। आई अंडरस्टैंड यू हैव अ पॉइंट, यू हैव अ प्रॉब्लम, बट आई यू हैव टू बी अकाउंटेबल ऑन योर ग्राउंड्स। तुमको बताना पड़ेगा हमको कि क्या है। शी इज नॉट योर कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। समझ में आया? लक्ष्य, तुम भी पुल अप योर सॉक्स अगेन। गेटिंग इट? हम सिर्फ इसी के लिए पढ़ा रहा है, सेवा वाला लोग को अगर आपको गलत फहमी में लगता है कि हमको आपका भाईचारा लगाने के लिए लगा हुआ है, तो बहुत गलत फहमी में है आप लोग। हमको मतलब एक ही चीज का है, हम बहुत जिद्दी है, हम बता रहे थे तुम लोग को। हमको एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग से अभी का फिलहाल 12th के लिए अगर मैं बोलूँ, लास्ट का 2 महीना के लिए, बाकी आप लोग जीवन में बहुत कुछ करो, उसके लिए बहुत गाइडेंस है, कितना काम में आता है कितना नहीं आता है वो अलग मैटर हो गया, पूरा साइड रख देता है पहले। महीना 2 महीना के लिए मेरा ओनली फोकस इज योर बोर्ड्स, खत्म कहानी। उसके बाद मैं सीयूईटी के लिए भी फोकस करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा आप लोगों को, वो अलग मैटर हो गया, बट अभी के लिए मैं क्या फोकस किसके ऊपर है, खाली बोर्ड्स के ऊपर है खाली, क्योंकि उसी के थ्रू मेरा सीयूईटी भी प्रिपेयर हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा एमसीक्यूज देखो आप लोग शीट्स में डाला हुआ ऑलरेडी, एक्स्ट्रा और एमसीक्यूज दे दूंगा आप लोगों को करने के लिए। सीयूईटी भी इनडायरेक्टली आपका प्रिपेयर हो जाएगा, एक्स्ट्रा इतना एमसीक्यूज को प्रिंट बना के क्या दरकार था, मैं बोल देता आप लोग डायरेक्टली उससे कर लो। मैं और एमसीक्यूज मेरे को तो और एडिंग करवाऊंगा, आप लोग जितना भी बुक खरीदना है, खरीद लूंगा आप लोगों के लिए। But the point is that you have to have that amount of seriousness. सेवा पीपल, इफ यू नॉट एमिंग फॉर एनी गुड मार्क्स या फिर रैंक के लिए aim नहीं करो तो मत पढ़ाई करो भाई। मतलब बात ये है कि मिले नहीं मिले दैट्स एन आफ्टर थॉट, आप ये थॉट रखा नहीं रखा वो जरूरी है। समझ में आया आप लोग को? ये लोग अच्छा है, आप लोग अच्छा है, बट हमको ये हमको मत बुलाने बोलो आप लोग। लेट योर एक्टिविटी शो योर थिंग्स। आई एम वेरी एब्सोल्युटली सीरियस अबाउट इट, टू बी वेरी फ्रैंक। आप लोग का बस किस्मत, हम आपको बताते हैं 1% अच्छा खाली इसीलिए है कि यू जनरली टेंड टू एंड अप हैविंग द लास्ट क्लास पॉसिबल ऑफ द एंटायर डे। ठीक है, बिकॉज सम पीपल हैव अटेंडेड द फर्स्ट क्लास आल्सो आज, उसके पहले भी मेरा एक था। ठीक है, बट चलो वो अर्ली मॉर्निंग था तो इतना कंसिडर नहीं करूंगा, फिर चला गया फिर वापस आया। बट फिर आप लोग से शुरू किया तो अर्ली मॉर्निंग से दिस इज द लास्ट क्लास दैट आई एम हैविंग फॉर टुडे। ठीक है। तो यू हैव टू कंसिडर इट टू बी गॉड्स ग्रेस की, चलो ठीक है, आदमी का इसलिए माथा सनती है। ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट इवन किडिंग यहाँ पे। ठीक है, मैं जितना टेस्ट लेना होगा लेना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा आपको, हमको मार्क्स लिखवाना है तो लिखवाना है। ठीक है। क्योंकि हमको अपना स्वार्थ भी है, आपका स्वार्थ भी है, सीधा बात है। आप लोग भी हमको तभी याद रखेगा जब देखेगा कि साइड में कि हाँ अच्छा किया है हम एक्चुअली में।
ठीक है, नहीं तो यही आएगा कि हाँ भैया पढ़ाते तो अच्छा ही है। बस, बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, टू गेट वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, कोई हेल्प चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे तुम लोगों को, तब बताना मेरे को। ठीक है, जब अगर मैं 120% एफर्ट दे सकता हूँ, एंड यू डोंट इवन नो हाउ माई लास्ट 10 डेज हैव गॉन थ्रू। ठीक है, बीट हेल्थ बीट समथिंग। ठीक है, हालत खराब हो गया था भाई, तुमको सच बता रहा तुमको, तब भी आई जस्ट टेकन वन पीस ऑफ ब्रेक बिकॉज आई हैड नो कंडीशन टू कम इन। ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 100% एजिबिलेंस फ्रॉम यू ऑल, बट बेसिक गलतियां मत करो, पढ़ना शुरू कर दो, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, और आप लोग के अंदर पोटेंशियल है, अगर मैं इस बैच से नहीं निकाल पा रहा हूँ रिजल्ट तो वो मेरी गलती होगी, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो आई एम गॉड डैम सीरियस अबाउट इट। तो वर्षा, अगर आपको पढ़ना है तब आप आओ, आपको नहीं पढ़ना है मत आओ, कोई बात नहीं है। समझ में आया आपको? मैं कल वाले क्लास में अगर कुछ भी पूछूंगा, एक तो आज आपको लिख के जाना है पहले तो, व्यायाम वाला, मैं रेगुलरली कुछ भी पूछूंगा, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर। गेटिंग इट? समझ में आया आपको? ठीक है, डन, रिदम ओके। नेक्स्ट मुझे बताइएगा इनकम मेथड में, मुझे बताइए। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स है देखिए इनकम मेथड में। बेसिकली व्हाट डू वी स्टडी? इनकम मेथड में वी हैव 5 कंपोनेंट्स, जिसको मिलाकर हम लोग क्या निकालते हैं? ठीक है, फॉर्मुलेट द इनकम मेथड बेसिकली। ठीक है, उसमें से 4 तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमारे पास में दो फॉर्म ऑफ इनकम होता है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो हमारा कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न के बदले में मिलता हमें नहीं है, तो हम लोग कौन सा इनकम को लेते हैं सर? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कौन सा था आपका? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेनर। ठीक है, लैंड को क्या मिलता है बदले में? रेंट। अब आप लोग थोड़े बड़े हो गए तो रेंट एंड साथ में क्या लिखूं मैं? ठीक है, रेंट एंड व्हाट? रॉयल्टी। बराबर। और नंबर 2, लेबर को क्या मिलता है आपको? ठीक है, उसको अपन क्या बोलेगा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसमें आता है 3 टाइप का आता है, उसमें से मैंने 2 डिस्कस किया था आपके साथ में, क्या क्या था? सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। ठीक है, अगर मैंने आपको कैश में दिया पैसे तो भी इसके अंदर आएगा, अगर मैंने काइंड के फॉर्म में आपको दिया, सामान के फॉर्म में दिया, तो भी इसके अंदर आएगा। कैपिटल में क्या पेमेंट होगा आपका? इंटरेस्ट। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर में क्या आएगा सर आपका? प्रॉफिट्स। ठीक है, अब ये 4 कैटेगरी में अगर वो फॉल कर गया, ठीक है, अगर ये 4 कैटेगरी में फॉल कर गया, तब तो इसके अंदर आ जाएगा कि भैया पूरे देश में रेंट एंड रॉयल्टी के फॉर्म में कितना इनकम जनरेट हुआ है, सीओई के फॉर्म में कितना हुआ है, इंटरेस्ट के फॉर्म में कितना हुआ है, एंड प्रॉफिट के फॉर्म में कितना हुआ है। अगर बाकी इन 4 में फॉल नहीं हुआ, तो कहां पे फॉल करेगा आपका? मिसलेनियस फोल्डर बोल के उसको क्या बोलते हैं अपन? मिक्स इनकम। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, मतलब कि सर ये मिक्स इनकम का फोल्डर क्यों निकाला है? जस्ट बिकॉज अगर ऊपर के चारों में अगर वो नहीं आया तो कहां पे आएगा आपका? मिक्स इनकम में आ जाएगा। सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे अगर ऊपर के कैटेगरी में नहीं आया तो कहां पे आ जाएगा आपका? मिक्स इनकम के कैटेगरी में आ जाएगा। चलेगा यहाँ पे? इजी है बिल्कुल। यहाँ पे तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहला कौन सा था सर? लैंड। तो उसमें क्या आएगा सर आपका? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी के बीच में डिफरेंस आपको आता है? ठीक है, रेंट जो रहने वाला जगह होता है, और जहां पे कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स वगैरह अपन कर रहा होता है, उस जगह में हम लोग क्या पे करता है? रॉयल्टी। ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी में आप मुझे बताइए, रेंट तो आप लोग को आता है। ठीक है, रेंट जो है उसके 2 टाइप लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं आपके? एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट। क्या लिखा हुआ है आपका? एक्चुअल रेंट एंड व्हाट? इंप्यूटेड रेंट। ठीक है सर, ये एक्चुअल रेंट क्या होता है, ये इंप्यूटेड रेंट क्या होता है? ठीक है, सुनिएगा। एक्चुअल में जो रेंट होता है, अगर मैं कोई जगह में रह रहा हूं और वहां पे मैं पेमेंट कर रहा हूं, किसका? रेंट का, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो वो तो समझ में आ गया आपको कि एक्चुअल रेंट क्या होता है। इंप्यूटेड क्या होता है सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सुनिए, अगर मैं अपने घर पे जो मैंने खरीद ली है उसमें रह रहा हूं, तो मेरा कोई रेंट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, रेंट बचाना जो जो मैं रेंट बचा रहा हूं, वो भी इनडायरेक्टली एक रेंट कमाना है या नहीं मेरे लिए? कि अगर मैं दूसरा कोई भाड़ा वाला जगह में रहता तो मैं रेंट पे करता या नहीं करता? करता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रेंट गंवाना, रेंट जो बचा रहा हूं वो भी मेरे लिए क्या है? रेंट मेरे लिए कमाना हो गया। पहला बात तो ये हो गया। नंबर 2, अगर मैं उस जगह में खुद नहीं रहता, अगर मैं उस जगह में खुद नहीं रहता, तो उस जमीन को, उस जगह को मैं कहां डालता? भाड़े में डालता। और मैं क्या कमाता? रेंट कमाता। तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपने क्या कंक्लूड किया? सिंस आप रह रहे हो,
तो आप रेंट बचा रहे हो, तो रेंट बचाना इज इक्वल टू रेंट कमाना। नंबर टू, अगर आप उस जगह में नहीं रहते तो आप क्या कमाते हैं, रेंट। दोनों ही इंस्टेंस में क्या समझ में आ रहा है आपको, कि कहीं ना कहीं आप खुद का प्रॉपर्टी खरीदने के बावजूद भी एक फॉर्म ऑफ रेंट है जो कमाते हो। सर कैसे, खुद रहकर बचा के, या फिर किसी और को देकर रेंट कमाकर। बात समझ में है। हेंस सच फॉर्म ऑफ रेंट इज नोन एज इंप्यूटेड रेंट। इसमें एक्चुअल में आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसमें बस क्या समझ में आ रहा है कि आपने जो बचाया है रेंट को, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। खुद की ही प्रॉपर्टी में जो रेंट में कमाता या फिर जो मैंने रेंट बचाया है, वो भी एक टाइप ऑफ रेंटल इनकम ही है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंप्यूटेड रेंट। तो यानी कि सर रेंट या फिर रॉयल्टी जो है दो टाइप का होता है। एक जहां पे एक्चुअली मैं भाड़ा में रह रहा हूं, मैं रेंट पे कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, रेंटल इनकम हो गया, एक्चुअल रेंट। दूसरा क्या हो गया, सर मैं अपने ही प्रॉपर्टी को जिसको मैं खरीद के रखा हूं, वहां रेंट पे तो नहीं करता हूं, बट अगर रहता तो पे करता, तो मैंने बचा लिया है रेंट को। दूसरा मैंने क्या किया, अगर उस प्रॉपर्टी को अगर मैं किसी को लेट आउट करता तो क्या कमाता बदले में, रेंट कमाता। तो गवर्नमेंट क्या बोला, उसको भी रेंट लेने का। तो गवर्नमेंट बोलता है दोनों रेंट लेने का, एक एक्चुअल रेंट, दूसरा इंप्यूटेड रेंट। अगर एग्जाम में पूछ लिया सर इंप्यूटेड का मतलब क्या है, तो वो क्या बोलेंगे अपन, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। रेंट ऑन व्हाट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर आप इतना स्ट्रेस अपॉन क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनकम मेथड से थ्योरी का क्वेश्चंस पूछता है। सर कैसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, गिव रीजंस। बात समझ में आया आप लोगों को, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। डन, रेंट एंड रॉयल्टी सॉर्टेड, दिमाग में सेट हो गया आपका। सर रेंट एंड रॉयल्टी में दोनों आता है, एक्चुअल रेंट भी आता है और इंप्यूटेड रेंट भी आता है। इंप्यूटेड रेंट का मतलब क्या, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नंबर टू क्या था आपका, लैंड हो गया। नंबर टू, लेबर। लेबर में क्या आएगा सर आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर लेबर को जनरली अपन सैलरीज एंड वेजेस बोलते हैं, बट इसका क्या है, एक ब्रॉडर टर्म यूज कर लिया हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को वैसे तो हम लोगों ने दो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसमें से, जिसमें से पहला पॉइंट क्या था आपका, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। भैया कैश में जो भी आप सैलरी देते हो, ठीक है, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, ठीक है, या तो अगर आप कोई कोर्स में जा रहे हो इस तरीके का, या फिर आप आगे जाके अगर जॉब करोगे, तो यू विल सी, जब हम लोग बोलते हैं ना सैलरी इन कैश, तो केवल वो एक सैलरी का फिगर नहीं रहता है, उसमें कई सारा ब्रेकडाउन रहता है सैलरी का। सबसे पहला जो सैलरी आपको मिलता है वो है बेसिक सैलरी। क्या मिलता है आपको, बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर में मिलता है बोनस। क्या मिलता है, बोनस मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी 40% 50% बोनस रहता है आपका। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हो तो 30% 40% 50% आपका बोनस रहता है। तो केवल गवर्नमेंट जॉब का बेसिक सैलरी को देख के जज ना करे कि अरे 40,000 रुपए में मेरा क्या होगा, अरे भाई उसका ही वो 80,000 रुपए हो जाएगा मोटा मोटी, ठीक है। उसके ऊपर लगता है अलाउंसेस मिलता है आपको, ठीक है। अलाउंसेस यानी कौन सा अलाउंसेस मिलेगा आपको, जैसे ट्रैवल करने के लिए अलाउंस मिल गया, गवर्नमेंट बोलता है आपको ट्रैवल करना पड़ता है, लो मेरी तरफ से पैसा लो, ठीक है। उसके बाद और क्या देता है आपको, सर अब कभी कभी वो लोग आपको डियरनेस अलाउंस भी देता है। डियरनेस अलाउंस क्या है, जैसे मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेरा आज सैलरी 50,000 रुपया है, नेक्स्ट ईयर भी सैलरी 50,000 रुपया है, देखा जाए तो सैलरी मेरा सेम है, बट आप लोग जो लोग फाइनेंस के गुरु हो गए हो, क्या मेरा सैलरी 50,000 रुपया है अभी भी सेकेंड ईयर में, तो आंसर इज नहीं सर, मेरा पैसा क्या हो गया, टूट गया पहले से, क्योंकि मार्केट में सामान का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया है। जो सामान मैं पहले 50,000 में ले पाता था, वो अभी ले पाता हूँ क्या, नहीं। अभी मम्मी सुनाती है ना, हमारे जमाने में 1 रुपए में 10 कुछ का देता था, ठीक है। आज कुछ दिन में वो 10 रुपए में एक कुछ का देगा हम लोग को, ठीक है। होता है, हो सकता है तीन तक तो आ ही गया शायद तक, मेरे हिसाब से तीन दो तक तो आ ही गया था ना, तीन, ठीक है, तीन से चार, अच्छा। तो अभी क्या है, सामान का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो बोलता है इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा सैलरी भी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उतना पार्ट जितना मेरा सैलरी के हिसाब से बढ़ना चाहिए, उसको बोलता है डियरनेस अलाउंस। क्या बोलता है, डियरनेस अलाउंस। भैया ये अलाउंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ गया। अब उसके अलावा क्या मिलता है सर, कमीशन भी मिलता है कभी कभी आपको। कभी कभी आपको सैलरी इज लिंक्ड विद द प्रोडक्ट सेल ऑल्सो, कि अगर आप 10 यूनिट बेच दोगे तो मैं आपको साथ में कमीशन भी दूंगा। सबका सब क्या है, अल्टीमेटली दिस आर ऑल क्लब टुगेदर इनटू व्हाट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इनफैक्ट जब आप सैलरी स्टेटमेंट निकालते हो, ठीक है, तो सैलरी स्टेटमेंट में सब कुछ मिलेगा, बेसिक सैलरी प्लस, कभी कभी एक सुना है आप लोग HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, HRA बोल के मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। उसका DLS अलाउंस हो गया, फिर क्या हो गया आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया, TADA, ठीक है, फिर कमीशन, बोनस, मस्त जिंदगी, ठीक है, खूब सारा मिलता है। इसलिए कभी अगर आप जॉब करने जाओ,
और आपको बोले कि बाकी तो आपने मेरे को सब कुछ पूछ लिया, मेरा सैलरी कितना होगा, और वो लोग बोले आप टेंशन मत करिए सर, आप बहुत ही होनहार बच्चे हैं, मेरे आपका सैलरी है 80,000 रुपये महीना, और आप खुश होकर ये नहीं सोचेगा कि 80,000 रुपये महीना मेरे पास है मतलब कि मैं तो सब कुछ खरीद लूंगा जिंदगी का। आपके पास काट के कितना रुपया आएगा? क्यों? टैक्स वैक्स कटता है, पी टैक्स कटता है, ईएसआई ये सब कटता है, सब बताऊंगा क्या क्या कटता है आपका, ठीक है? समझ में आया आपको? इसलिए पहले पूछ लेना आपका, ठीक है? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है? जो आपको देता है दैट इज नोन एज सीटीसी, सुना है ये वर्ड? सीटीसी इज कॉस्ट टू द कंपनी। आप कंपनी के लिए कितना बड़ा बोझ है, लिटरली इसका मतलब ये है, देखो, कॉस्ट टू द कंपनी। तुमको पालने का जो मेरा रुपया लग रहा है उसको बोलेगा सीटीसी। सीटीसी में कभी भी भैगा में मत आना, इन हैंड पूछना हमेशा। क्या पूछोगे आप? कभी सीनियर्स भी कोई पूछेगा तो बोलना, कभी पूछे ना मेरा सीटीसी इज 9 लाख, आप पूछना इन हाथ, हाथ में क्या आता है ये बता। नहीं इतना नहीं कटता। कभी कभी क्या होता है पता है आपको? सीटीसी 9 लाख रुपया है ना, हम प्रैक्टिकल बता रहा प्रॉब्लम, सच में बता रहा आपको। एवरी टाइम आस्क इन हैंड, बिकॉज कभी कभी सीटीसी 9 लाख रुपए बोल दिया। आई टेल यू वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आईटीसी वगैरह में, जैसे आईटीसी में आप काम कर रहे हो, या फिर आई डोंट नो इफ टाटा आल्सो डज दिस, आई डोंट नो। जैसे सोचा आप विमानता में काम कर रहे हो, सोचा यू आर सीए, यू आर वर्किंग देयर, तो कभी कभी कहते आईटीसी वाले लोग क्या कहते हैं, 15,000 रुपए तो वाउचर्स देते हैं आपको, आईटीसी का वाउचर्स। वो भी तो सैलरी का पार्ट बन गया, इन काइंड। बात समझ में आ रहा है? अब वो सीटीसी में जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसको आप एन कैश भी नहीं कर सकते कि आप बोलोगे 15,000 का आईटीसी का वाउचर्स है, हम जाके एन कैश करा ले। आपको आईटीसी का जो सामान लेना ले लीजिए। समझ में आया? वैसा चीज है, बोलता आईटीसी का बहुत सामान है, तो ले लीजिए। कुछ लोग तो और स्पेसिफिक होता है, बोलता आईटीसी विल्स का ले लो, ये रहा वाउचर 5,000 रुपए का, वहां जाके कपड़ा खरीदो आप, आपके पास उपाय नहीं है। तो ऐसा भी करता है लोग। तो इन हैंड पूछ लेना हमेशा कि भैया कितना तुम काट रहा है मेरा, हमको बता देना इन हैंड, मेरे पास हाथ में कैश कितना आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये सब कुछ मिला के, यानी कि सीटीसी विल बी एवरीथिंग, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो इसमें क्या सब कुछ, अगर कुछ भी लिखा हुआ है ना, वेजेस लिखा हुआ है, सैलरीज लिखा हुआ है, डीए लिखा हुआ है, टीए लिखा हुआ है, सब का सब क्या होगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इतना डिटेल में आता नहीं है कभी भी, बट यू शुड नो, ठीक है? नंबर 2 क्या लिखा है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। आज समझ में आया क्या? मैंने आपको वाउचर्स दे दिया अलग से, प्यार से, लव फ्रॉम द कंपनी, ठीक है? तो वो क्या हो गया? इन काइंड, ठीक है? मैंने आपको बोला ये घर पे घर का भाड़ा क्यों देता है? जब मैंने तुम्हारा पालने का जिम्मेदारी लिया है, ठीक है, तो तुमको मैं, ठीक है, मैं तुम्हें लंच प्रोवाइड करता हूँ रोज का डब्बा, ये क्या हो गया? इन काइंड। बात समझ में आया आपको? बट इसका एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है कि लंच अगर सारा का सारा समाज को मिलता है, सारा सारा एम्प्लॉय को मिलता है लंच उसी टाइम में, ऑफिस में ही सबके लिए लंच होता है, उसको भी इन काइंड मानेंगे हम? नहीं सर, वो तो सबको मिलता है, मेरा क्या स्पेशल फीलिंग, ठीक है? दूसरा, अगर मैंने आपको ऐसा कोई चीज दिया जो कि आपको काम करने के लिए जरूरी है, आपको अगर बाद में जाकर ट्रेडर हो कोई कंपनी के, तो आपको अगर मैंने लैपटॉप दिया तो वो तो बेसिक चीज है ना, उसको सैलरी का पार्ट मानेगा क्या? नहीं मानेंगे। तो जो चीज अपन एसेंशियल है, जो कि क्या है, फैसिलिटी नेसेसरी है वर्क के लिए, उसको हम लोग इन काइंड मानते नहीं। जो आपको स्पेसिफिक, ठीक है, आपको बोल के लेके कि बड़े अच्छे लगते हो, आपको ही दे इन काइंड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? वेजेस एंड सैलरीज इन, अंडरस्टूड? बिल्कुल, यहाँ पर स्पेशल फॉर यू, मेड फॉर यू, ठीक है, विथ हार्ट। लास्ट पॉइंट सुनो क्या हुआ। गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि क्या है, हाँ हो गया तुम लोग का प्यार है, ठीक है? गवर्नमेंट ने शुरू किया था ये चीज कि क्या किया था उन्होंने कि 50-60 साल आप काम कर रहे हो कंपनी में, ठीक है? अब हर दिन का सेविंग्स का आदत नहीं होता है, राइट? सबका सेविंग्स का आदत नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि 50-60 साल आपने काम किया एक जगह में, जब आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो आपके हाथ में पैसे ही नहीं है। गलत बात, और ऐसे मॉरली भी गलत है कंपनी की तरफ से कि 40 साल तक मेरा घसवाया हमको बढ़िया से, ठीक है, 40-45 साल तक काम करवाया आपने, और लास्ट में जाके मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि एम्प्लॉय को खुद से अपने तरफ से कुछ पैसा एम्प्लॉय के लिए जमा करना चाहिए, उसकी सैलरी के हिसाब से जमा करना चाहिए, ठीक है, ताकि जब वो रिटायरमेंट ले तो उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए। उसको हम लोग प्यार से पेंशन भी बोलते हैं, आप लोग सुनते होंगे, कुछ लोग ग्रेचुइटी भी वर्ड भी सुना होगा, ठीक है? सब अलग अलग तरीका है। अगर आप एक बार में ले रहे हो तो अलग उसको पेंशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आप एक बार में लेते हो तो उसको ग्रेचुइटी बोलते हैं, अगर पार्ट पार्ट महीने महीने ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेंशन बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ कुछ पैसा एम्प्लॉयर लोग, कौन लोग? एम्प्लॉयर, जो कंपनी में हायर्ड हो, वो लोग जमा करता है आपके बिहाफ में, ठीक है? वो भी देखा जाए तो क्या है, आपका सैलरी तो हुआ, ठीक है ना? वो आपको खाली डायरेक्टली कैश देके क्या कर रहा है, आपके बिहाफ में कोई इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर रहा है। तो इसको भी हम लोग बनेंगे सैलरी का
पार्ट ही मानेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एम्प्लॉयर्स। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। भाई आगे जाके कुछ भी आपको हो जाए तो मैंने आपके लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। कौन? एम्प्लॉयर, कंपनी ने। ठीक है, क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर खुद से करता है तो तब भी तो मेरा सैलरी का पार्टी बनेगा ना। क्यों? भाई मेरा ही पैसा काट के मेरे ही अकाउंट में जमा कर रहा है और उसको मेरा ही सैलरी मानेगा। ये कौन सा सही बात हुआ भाई? समझ में आया? किसने कंट्रीब्यूट किया? खाली एम्प्लॉयर ने। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी ने किया तो सैलरी का पार्ट मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्या मानेगा? खाली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। समझ में आया आपको? अभी अगर मैं प्रेजेंट ऐसा होता है कि 50% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, 50% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा सिस्टम रहता है। 50% आपका सैलरी से कट जाता है और 50% कंपनी देती है। सब तेज आदमी लोग हैं, बता रहे हैं। सब चंट है। समझ में आया क्या? पक्की बात। चलिए, तो 50% पोर्शन विल बी व्हाट? माय सैलरी। तो सीओई हैज थ्री बच्चास। हाउ मेनी बच्चास? थ्री बच्चास। पहला बच्चा क्या है आपका? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। नंबर टू, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? जो मेरा फैसिलिटी ऐसा जो कि एसेंशियल है काम करने के लिए। भाई मेरे पास गाड़ी है तो सारे के सारे एम्प्लॉय को गाड़ी लेकर जाता है कंपनी तक। तो वो क्या मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, मेरे लिए स्पेशली मेरा ही कार एक्टिव रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया? इन काइंड हो गया। बट एक जनरल ट्रैवलर है जिसे सबका भेड़ बच्चा एक से लेके जाता है लोग, वो क्या हो गया आपका? नेसेसरी है काम करने के लिए, तो वो मेरा इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, मेरा सैलरी का पार्ट नहीं बनता है। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है। नंबर थ्री, एम्प्लॉयर। कौन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, सोशल व्हाट? सिक्योरिटी स्कीम्स। देखो, कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग सीओई का पार्ट नहीं मानेंगे। चलेगा? तो ये देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? देखो, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्ड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीओई। समझो बात को। आप जब बाहर में कंपनी वगैरह में काम करते हो ना, बड़े बड़े कंपनी में तो काम करोगे, बहुत जगह करेंगे तो, है ना? तो बड़े बड़े कंपनी में जब काम करोगे तो वहां पे आपको कई सारा बिजनेस ट्रिप्स लगाना पड़ता है। फैंसी वर्ड्स। ठीक है, यू टू गो फॉर लॉट ऑफ बिजनेस ट्रिप्स, मीटिंग्स। ठीक है, तो आप मीटिंग बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाते हो तो अलग अलग जगह जाते हो। ठीक है, आप जाओगे तो वहां पे खर्चा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप लोग जैसे जगह में तो रहोगे नहीं। ठीक है, खाना पीना, रहना वहना, ट्रैवलिंग। ठीक है, तो आपका खर्चा होगा। आप क्या हर बार आप ऐसे बोलेगा हम होटल में हम घुस चुके हैं, हाँ मैं बात कर रहा था मैनेजर को पेमेंट कर दो, ऐसे करेगा क्या? ये एक बार के लिए तुम क्या करेगा? खुद पेमेंट कर देगा। खुद पेमेंट करके फिर बाद में सारा स्लिप बिल्स को लेकर किसको अटैच कर देगा? कंपनी को पेमेंट कर देगा। ठीक है, बराबर। आप कंपनी को आप अटैच कर देगा। कंपनी को जब आप अटैच कर देगा तो कंपनी देखिएगा, चेक वेक करेगा सब कुछ, और उसके बाद में आपको क्या करेगा? पैसे दे देंगे। क्या ये मेरा इनकम है? नहीं सर, मेरा खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। आप केवल जो मेरा खर्चा हुआ है उसको कॉम्पनसेट कर रहे हो, रियम्बर्स कर रहे हो। रियम्बर्समेंट मतलब कॉम्पनसेशन। समझ में आ रहा है? एक्जाम्पल देता ना, दीपिया जो है, याद है ना? दीपिया को मैंने क्या बोला था? बर्गर या फिर सैंडविच चलाने के लिए उसका 150 रुपया लग गया नीचे में। मैंने दिव्या को बोला ले 150। तो रिमझिम बोले कि 150 रुपये का कमाई हो गया तुम्हारा। क्या बोलेगा? तुम्हारा 150 रुपया खर्चा हुआ था जिसको क्या किया मैंने? कॉम्पेंसेट किया है, रिइम्बर्स किया है, उसको अपन इनकम का पार्ट नहीं मान। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस? देयर इज अ इन अ कंपनी, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू डू। ठीक है, एक कंपनी में होता है कि यू हैव टू टेक अ परमानेंट लीव। आपको लीव लेना पड़ेगा एंड कंपनी विल पे योर एक्सपेंसेस ऑन दैट लीव। जैसे होता है सबका ट्रैवल अलाउंस देता है, सबको देता है ना, तो कंपनी विल पे योर लीव्स, वैसे होता है। तो अब मेरे को घूमने का नहीं है, लिटरली केस हुआ हुआ है एंड मैं आपको कंपनी बता सकता हूँ जिसमें ये हुआ हुआ है। ठीक है, बिकॉज छोड़ो। ठीक है, तो दिस अ केस वेयर अ कंपनी, जहाँ पे एक एम्प्लॉय था, ही हैड टू टेक द ट्रैवल अलाउंस। नाउ ट्रैवल अलाउंस कैसे लेगा वो? बाई शोइंग समथिंग ना दैट ही हैज ट्रैवल्ड, और देन ही कैन ट्रैवल ना। उसने क्या किया? उसने टिकट बना लिया अपने जगह से, सबसे दूर कहाँ जा सकता हो, लिटरली बता रहा हूँ, टू एंड फ्रो। ठीक है, उसे टिकट बना लिया एंड इमीडिएटली उसने टिकट को कैंसिल कर दिया। टिकट तो आ जाता तुम्हारे पास में, टिकट को अटैच करके दे दिया फॉर द कंपनी टू कॉम्पनसेट। कंपनी ने कॉम्पनसेट किया, जब ऑडिटर ने निकाला तो ये तो बोर्डिंग पास तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तब ये कोर्ट, लिटरली कोर्ट केस हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इट वेंट टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। देन दे आर टोल्ड कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो साथ में कोई कुछ अटेस्टेशन की आपको इन द फॉर्म ऑफ पासबुक या कुछ देना पड़ेगा, सॉरी पासपोर्ट या कुछ जो भी आपका ट्रैवल पोर्ट है वो देना पड़ेगा, तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अदरवाइज लोग ऐसे भी करता था
ये लोग उसके पहले मतलब वो तो आइडेंटिफाई हो चुका था वहां पे, बोल के पकड़ा गया। अगर सोचो आप सारा वैसे करते थे, जीरो से लेके जितना दूर तक आप कर सकते हो टिकट का दाम करके, कैंसिलेशन कितना लग जाएगा। और स्कीम भी तो होता है वैसे कि कैंसिलेशन कर दो 1000 रुपये लेता है, ऐसे कुछ होता है सिस्टम। वो करके ले लो टिकट को, और टिकट का भाड़ा से क्या टेंशन है। हाई, सबसे हाई क्लास। ठीक है, मैंने एक बिल देखा था उसमें सबसे हाई मतलब जो इकोनॉमी के ऊपर होता है क्या होता है, बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास का टिकट फ्रॉम लाइक नॉर्थ से साउथ तक जा रहा है वो। ठीक है, एंड फ्रॉड। उसका कितना का बिल बना था, शायद 42,000 का टिकट था उसका। ठीक है, कंपनी ने रिम्बर्समेंट कर देता उसका पूरा का पूरा। ठीक है, एंड उस समय वो फ्रेश पढ़ा हुआ था उस समय डायरेक्ट एक्सेस, तो मुझे याद आया कि इसमें तो वो दिया हुआ नहीं है। तो पहले तो सीरियसली लिया नहीं, फिर हम कोर्ट केस दिखाया ऐसा होता है, फिर इसको फोन करके बुलाया तो बस वो है या नहीं है। तब तब पता चला ये केस, सोचा ऐसा भी होता है। बस दिमाग होना चाहिए आपके अंदर पैसा निकालने का। ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत बात है, समझा ना। सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होता भाई, बड़ा बड़ा कंपनी में थोड़ी ना सेटिंग होता है। बताइए। अरे देयर लॉट ऑफ थिंग दैट हैपेंस, ट्रस्ट मी। ठीक है, बहुत जगह बहुत कुछ होता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि हाउ मच मनी इज टू बी लीक्ड आउट। यू विल फील बैड व्हेन यू लुक एट द रियल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन यू गो थ्रू। मैंने लिटरली देखा थ्री पीपल्स सैलरीज कमिंग इन, थ्री पीपल सैलरीज कमिंग इन। ठीक है, तीन इंसान का सैलरी आ रहा है, मिलता है एक ही जन को, इंसान को है बस। लिटरली आई हैव सीन दैट। मतलब एक सैलरी के पैसे में दो जन काम कर रहा है। दो नाम तो लिखा हुआ है ना, तीन सैलरी, जैसे दो इंसान का नाम तो लिखा हुआ रहेगा, जैसे रामू और शामू। ठीक है, वैसे यार रामू को होता ना कि तुमको जॉब ही नहीं मिलेगा अगर तुमने हमको अपना सैलरी का पार्ट नहीं दिया, तो इस तरीके से तो उसको रख लिया बेचारा, उसके पास जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, उसको रख लिया। तो जगह नाम का सैलरी में आ रहा है, मतलब एक जगह सैलरी पूरा पूरी पॉकेट में जा रहा है। उसको खुद का सैलरी तो आता ही है उसके पास में। तो सब कुछ होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ गंदगी दैट हैपेंस। देयर आर गुड पीपल आल्सो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ गंदगी आल्सो दैट हैपेंस, तो यू शुड बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बताइए कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहला मैंने क्या बोला था, रेंट एंड रॉयल्टी। उसमें क्या आता है आपका, एक्चुअल रेंट भी आता है एंड साथ में इम्प्यूटेड रेंट भी आता है। मैंने दोनों रेंट जो है वो क्या हो जाता है, साथ में आ जाता है रॉयल्टी, यू नो। सीओई में क्या आएगा सर, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। इसमें आपका कौन सा नहीं आता सर, जो चीजें असेंशियल है फॉर कैरिंग आउट योर वर्क, वो आपका काम में, वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, इसमें किसका नहीं आएगा, थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन आएगा। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ आपका, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जिसका बुक में मार्क नहीं किया हुआ, पुराना लोगों ने सबका मार्क किया होगा मेरे हिसाब से, इंटरेस्ट को स्टार मार्क कर दीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट इंक्लूड्स व्हाट, नंबर वन क्या लिखा हुआ आपका, एक्चुअल इंटरेस्ट। नंबर वन क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल इंटरेस्ट, एंड द अदर इज व्हाट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। एक्चुअल क्या हो गया आपका सर, एक्चुअली में जो आप लोग इंटरेस्ट पे करते हो। इम्प्यूटेड क्या हो गया, अगर मैंने कोई चीज को खुद से खरीद लिया खुद का पैसे से, तो मैंने इंटरेस्ट पे किया क्या। लॉजिक समझो, 10 लाख का गाड़ी लेने जा रहा था मैं, एग्जाम्पल, 10 लाख का गाड़ी लेने जा रहा था मैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई 20 तो कोई नहीं, डाउन पेमेंट ले, और बता कि कितना लगेगा मेरा इंटरेस्ट और मेरा ईएमआई, बराबर। तो मैंने जो एक्चुअली में इंटरेस्ट पे किया वो तो। दूसरा मैंने क्या बोला, 10 लाख रुपया गाड़ी लेने जा रहा था, मैंने बोला पूरा का पूरा किस में लूंगा मैं, कैश। पैसे बहुत, 10 लाख रुपया किस में लूंगा, कैश। अब उसमें मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा, बट अगर मैं उस 10 लाख रुपया को गाड़ी में यूज नहीं करता, तो मेरा कहाँ पे रहता वो, बैंक में रहता। बैंक में मैं क्या कमाता, इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं वो भी तो लूज, वहीं वहां भी तो बचाया मैंने। और एक तो ये नजरिया हो गया कि वो पैसा अगर मैं गाड़ी खरीदने में यूज नहीं करता, तो मैं क्या कमाता उससे, इंटरेस्ट कमाता। दूसरा, अगर मैंने गाड़ी उस पैसे से नहीं खरीदी होती, तो मैं क्या पे करता, इंटरेस्ट पे करता ना, वो भी तो मैंने बचाया है। मैंने बचाया मतलब मैंने कमाया, और यहां से भी मैं कमा सकता था। सच फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज व्हाट, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। और इसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं क्या, गवर्नमेंट ने बोला हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इंक्लूड्स व्हाट, एक्चुअल इंटरेस्ट एंड व्हाट, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। इम्प्यूटेड वर्ड समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर एकदम, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया एकदम अच्छी तरीके से। भावना जी, क्लियर। इसमें इंटरेस्ट जो है, कौन सा इनकम ले जाएगा, एग्जाम्पल, मैंने अपना गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए लिया, उसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे किया, या फिर मैंने अपना गाड़ी अपना बिजनेस के लिए लिया, उसमें इंटरेस्ट पे किया, कौन सा में इंक्लूड होगा, बिजनेस पर्पस के लिए। मतलब वो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस, किसके लिए, प्रोडक्टिव सर्विस के लिए जो आप ले रहे हो, और उसमें जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, केवल उसको इंक्लूड करना है। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको इंक्लूड नहीं। इज इट फाइन, इज इट क्लियर यहां तक, ठीक है। वापस बता रहा हूं,
कि अगर आपने कोई लोन लिया है फॉर कैरिंग आउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस, मैंने अपने बिजनेस के लिए, मैंने अपने फैक्ट्री के लिए, मैंने अपने शॉप के लिए अगर कोई सामान लिया, किसमें, लोन में लिया, और उसमें क्या पेमेंट किया, इंटरेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूड हो जाएगा इन द इंटरेस्ट इनकम। बट अगर मैंने पर्सनल पर्पज के लिए, मैंने ये मोबाइल फोन लिया अपने यूज के लिए, ईएमआई में ले लिया मैंने और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो ये इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मैं किस लिए पर्पज के लिए ले रहा हूँ, पर्सनल पर्पज के लिए ले रहा हूँ, तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करेगा। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, इज इट डन, यहाँ तक चलेगा, डन, ठीक है, मतलब कि कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, केवल खाली किस लिए होगा, प्रोडक्टिव सर्विस। ध्यान रखना आप लोगों को, इसके ऊपर छोटे छोटे एक एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पहला मैंने बोल दिया, इंटरेस्ट टू बी पेड ओनली टेकन टू फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस एंड नथिंग एल्स। नंबर 2 क्या लिखा हुआ आपका, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन व्हाट, पब्लिक डेथ, सुनिएगा, ठीक है, गवर्नमेंट आपको कभी कभी इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। फनी चीज ये होगी कि अभी एक्चुअली में आई अवेट एन इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज माई इनकम टैक्स अमाउंट इज ड्यू टू बी रिफंडेड, और उन्होंने पे नहीं किया, मुझे अलग ही प्यार है, पिछले साल भी उन्होंने इंटरेस्ट दिया था हमको, ठीक है, इस साल भी इंटरेस्ट दे रहा, अलग ही प्यार है लगता है मेरा फाइल से, ठीक है, रुका हुआ है वो लोग अभी भी, तो जितना दिन रुका हुआ रहता है, जैसे एक होता है, जैसे एग्जाम्पल, आप जब आपको जब रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो कभी कभी आपका रिटर्न टैक्स जो है, टीडीएस वर्ड सुना था ना आपने, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टीडीएस या फिर टैक्स जो है ज्यादा कट जाता है आपका, तो आप कभी कभी गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि भाई गवर्नमेंट आपने ज्यादा टैक्स डिडक्ट कर लिया है, मुझे वापस चाहिए पैसे, तो गवर्नमेंट चेक करेगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है, सही बात है, आपको तो टैक्स वापस मिलनी चाहिए, ठीक है, कुछ टाइम तक अगर उन्होंने रिफंड कर दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर लेट कर दिया, ठीक है, तो लोग क्या पे करेंगे आपको, इंटरेस्ट पे करते हैं, कौन, गवर्नमेंट पे करेगा आपको ऑन द अमाउंट जो उनके माथे में एज अ डेथ रह गया, इसलिए क्या लिखा हुआ देखो तो यहाँ पे, पब्लिक डेथ, पब्लिक डेथ मतलब हम लोग का पब्लिक का पैसा जो गवर्नमेंट के पास में एज अ डेथ रह गया, ठीक है, तो आप मुझे बताइए उसमें क्या होगा, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इंटरेस्ट इज जनरली 6% पर एनम, ठीक है, उस इंटरेस्ट में लोग पे करता है, ठीक है, वो जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उस मैंने उसके लिए कुछ मेहनत किया, तो मेरे लिए क्या इनकम है, ट्रांसफर, इट इज द नेचर ऑफ ट्रांसफर इनकम, हेंस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ना वो इंटरेस्ट इनकम का पार्ट बने। लॉजिक समझ में आ गया, एग्जाम में आया तो लिख पाओगे आराम से, समझ में आ गया, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर इनकम दैट द गवर्नमेंट पेज। सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, सेल्फ कंजम्पशन वाला पार्ट, ठीक है, तो ये तो अपन ऑलरेडी रिपीट कर लिया कि प्रोडक्टिव सर्विस के लिए अगर इंटरेस्ट पे किया तो वो आएगा, कंजम्पशन के लिए नहीं आएगा, संबुलाल समझ में आया, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू दी अदर, अगर दो फर्म है, वो लोग आपस में इंटरेस्ट दे रहा है, इतना इंटरेस्ट दे रहा है, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, काटाकुटी कर रहे हैं लोग आपस में बुक्स में, तो एक्चुअली में कुछ पेमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं तो तब तक अपन मानने का नहीं। यश भी समझ में आया आपको, चलेगा, सब कुछ कर लिया, सब कुछ साफ हुआ, चलो वेरी गुड, समझ में आया आप लोगों को, तो उसको अपन नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, चलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है आपका हो गया, तीन पार्ट डिस्कस किया मैंने, भावना क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, रेंट एंड रॉयल्टी, कौन सा आता है उसमें, एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड रेंट, सीओई में तीन चीज क्या क्या, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, क्या क्या इंक्लूड नहीं था सर, रिम्बर्समेंट अगर मैंने किया इसका तो इंक्लूड नहीं होगा, अगर कोई ऐसा फैसिलिटी दिया जो नेसेसरी है वर्क करने के लिए, उसको इंक्लूड नहीं करना है, एंड एनी अदर थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग पार्टिसिपेट करें, इंटरेस्ट में क्या आता है सर, एक्चुअल इंटरेस्ट भी आता है और इंप्यूटेड इंटरेस्ट भी आता है, तो इंटरेस्ट को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे बोलेंगे सर हम लोग, सर हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि इंटरेस्ट जो है ना सर, इंटरेस्ट उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोडक्टिव सर्विस के लिए, एक इसके लिए बोला हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सही बात है, ठीक है, ये तो इंक्लूड ही नहीं होता है। प्रोडक्टिव सर्विस में भी दो टाइप का रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, कौन सा आपका, एक्चुअल इंटरेस्ट एंड, ये इंक्लूड होता है। इसमें और क्या एक्सक्लूजन है सर आपका, अगर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन पब्लिक डेथ तो इंक्लूड नहीं होगा, अगर फर्म्स एक दूसरे को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इंक्लूड नहीं, समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो आप लोग, प्रॉफिट्स, जब एक बड़ा कंपनी प्रॉफिट्स कमाता है, ठीक है, जब भी एक बड़ा कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगा तो वो प्रॉफिट्स के तीन हिस्से हो जाएंगे, ठीक है, जब एक बड़ा कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगा तो उसके क्या हो जाएंगे, कितने हिस्से हो जाएंगे, तीन हिस्से हो जाएंगे आपके, ठीक है, वो तीन हिस्से क्या है समझेगा। एक, गवर्नमेंट सबसे पहले आके बोलेगा कि बहुत पैसा कमा रहे हो, करेक्ट, हमका भी प्रॉफिट
दो। तो क्या मांगेंगे वो हम लोग से? टैक्स मांगेंगे। उस टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इनकम टैक्स। इट्स जस्ट कि इनकम टैक्स छोड़ दिया है हम जैसे गरीबों के ऊपर में और पार्टनरशिप लोगों के ऊपर में, और कंपनी को क्या बोल दिया अपन ने? कॉर्पोरेट टैक्स। हम जैसे नहीं, मतलब मेरे जैसे। ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ एक बार के लिए। अगर एक तो गवर्नमेंट लेके चला गया, दूसरा मेरे जैसा लोग, ठीक है, मेरे जैसे लोग, ठीक है। वैसे आपको पता है, वैसे तो आप बहुत दिन को पता ही है कि वैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। पता ही है आप लोगों को, मैंने दिखाया तो प्रूफ किया था मैंने। मैं मालिक हूँ, ठीक है। मेरे पास उसके शेयर्स वगैरह है, ठीक है, मैं खरीद के रखा हूँ। और मेरा मुखिया से अच्छा बॉन्डिंग भी है, ठीक है। मुखिया बहुत बार फोन भी करता है, अरे बहुत ही, आप लोग के लिए वो मुकेश अंबानी जी होंगे, मेरे लिए मुखिया जी है वो। ठीक है। अब वो मुकेश जी को मैंने बोला कि मुकेश जी सुनिए एक बात है। उन्होंने बोला कि क्या बताइए। बोलता है आप मुझे बार बार बुला रहे हो मुंबई। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला किस लिए? बोलता रिलायंस को मैनेज करो यार, मेरा बेटा अभी अभी आया है, उसको सब कुछ पता नहीं है ठीक से। ठीक है। मैंने बोला देखो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, आपके ऊपर हम जिम्मेदारी रख के रखता है, ठीक है। आप एक काम करो, आप धंधा को संभालो प्रॉपर्ली। धंधा से जो भी रिटर्न आएगा वो मैं आपके साथ में बांटूंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा ना। तो मैं क्या है ना, मेरा मतलब उसूल का आदमी हूँ। मैंने बोला तुमसे डिविडेंड ले रहा हूँ ना मैं, तो मैं बार बार तुमको मगजमारी नहीं करूंगा। मेरे ऐसा नहीं कि मुंबई में गया, जैसे जैसे पहुंचा, मैं रिलायंस में पहुंच के बोला गेट खोलो रे, मालिक आया है। ऐसे हरकत नहीं करता मालिक, मतलब मालिक अलग तरीके से रहता है हम लोग। ठीक है। तो बड़ी कंपनी में मालिक को क्या मिलता है? डिविडेंड। बात समझ में आया कि आप लोगों को? पक्की बात। ऐसे आप लोग हंसते हैं, बहुत सारा कंपनी का मालिक हो गया। अभी मेरा नया वेंचर टाटा की तरफ है, ठीक है। रतन जी से थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा है ना मेरा, तो कोशिश कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बताइए के लिए। डिविडेंड। एंड लास्ट में क्या मिलेगा सर? क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी होता है, अलग होता है, तो वो अपने पास भी कुछ पैसे रखते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? रिटेन्ड। रिदम जी, प्रॉफिट के तीन बच्चों का नाम क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और, अब सीबीएसई को तंग कैसे करेगा इनका अलग अलग नाम यूज करके। डिविडेंड को लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिस प्रॉफिट्स को आपने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रिटेन अर्निंग्स को क्या लिखेंगे अपन? तो कंफ्यूज नहीं होने का, समझ में आया क्या? कंफ्यूज नहीं होने का कि क्या लिख दिया है लोग। तरीका और नाम वही है भाई। प्रॉफिट से तीन बच्चा क्या है, नाम बताओ एक बार के लिए। हाँ आपको पूछ रहे हैं। उसका दूसरा नाम क्या? रिटेन अर्निंग्स का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भाई रिटेन अर्निंग्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और सॉरी इसने रिटेन अर्निंग्स बोला ना, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। फिर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है। इसको अपन इनकम टैक्स भी बोल सकता है आराम से, ठीक है। और रिजर्व्स, इसको रिटेन अर्निंग्स को अपन रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलता है। सुना होगा आप लोगों ने, कंपनी जिसने पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, ठीक है। क्या बोलता है इनको? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट भी बनता है ये, है। तो बात बिल्कुल क्या है? सेम है। चाहे रिजर्व एंड सरप्लस बोलो, चाहे रिटर्न अर्निंग्स बोलो, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एंड योर लास्ट पॉइंट, विद दैट योर इनकम मेथड विल बी स्वाहा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, मिक्स इनकम का। मिक्स इनकम में क्या है सर? जो ऊपर में नहीं आया चारों में, किसमें किसमें? रेंट एंड रॉयल्टी, सीओई, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट वाला पोर्शन में, वो किस में आएगा आपका? मिक्स इनकम वाले पोर्शन में आ जाएगा। सर क्या आएगा मिक्स इनकम में? सर देखिए, कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं? छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, जो लोग ये रेंट रॉयल्टी सब अलग अलग नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं भैया हमको इतना पता है कि हमारा धंधा कितना है, आप पूछोगे हमारे पास कितना कैश आता है हम बता पाएंगे। है या नहीं? होता है या नहीं होता है? भाई इसका छोटा सा अगर पान दुकान है, इनकम तो वो भी तगड़ा कमाता है, कुछ करोड़पति। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला शनि मंदिर के बगल वाला, ऐसे मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग कुछ पैसे भी दुनिया भर का कमाते हैं, है या नहीं? तो वो लोग पैसे तो कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रेंट रॉयल्टी डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट अर्न एनी फॉर्म ऑफ इनकम, राइट? उनका इनकम भी तो हम लोग को लेना पड़ेगा। एक जैसे डेंटिस्ट है, बेचारा वो एक स्टाफ को रख के रखा और दांत, मतलब दांत ठीक कर रहा है, ठीक है। तो वो भी तो पैसे कमा रहा है अच्छा खासा, ठीक है। कुछ लोगों का ऑफिस भी नहीं होता, घर से काम कर रहा होता है, वो लोग भी इनकम कमा रहा होता है। उन सबका इनकम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कहाँ गिराएगा? रेंट में डालेगा, रॉयल्टी में डाले, किस में डाले बताइए? सैलरी में डाले, अरे जॉब ही नहीं कर रहे। तो वो लोग कहाँ डालेंगे अपन? मिक्स इनकम। जो किसी में नहीं गिरा वो किस में आएगा? मिक्स इनकम। इसके ऊपर ऐसे दो बार का सवाल भी पूछता है मिक्स इनकम के ऊपर में, ये शायद 2003 में आया था क्वेश्चन, किसी ने अगर कल का लेक्चर किया था। तो मैंने यही सेम चीज एनएफआई के कंपोनेंट्स के बगल में भी बोला था कि वो कब आया था, और फिर नेक्स्ट कब आया? 2000, बस कुछ ऐसा बोलने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट मिक्स इनकम में क्या लिखा हुआ आपको बताइए एक बार के लिए। इनकम जनरेटेड बाय
ओन अकाउंट वर्कर्स यानी कि जो खुद का काम कर रहे हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस छोटे छोटे एंटरप्राइजेस जैसे रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा, इनका भी इनकम अपने को लेना है। इट अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ, एक होता है वेज्ड एम्प्लॉयड और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद का काम कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को क्या करके रखे, एम्प्लॉय करके रखे हैं। समझ में आया आप लोग को? और उनके अलग अलग एलिमेंट्स जो है वेजेस, रेंट वगैरह, उसको सेपरेट किया जाता नहीं। सेपरेट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा ना भाई। जिनको सेपरेट नहीं कर पा रहा है उनको भी अपने को कैलकुलेट करना है। दो चीज आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ओवन अकाउंट वर्कर्स या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये तीन वर्ड आपको दिमाग में रख लो एक बार, खाली सिर्फ आपको अंदर का पैराग्राफ अभी दिमाग में सेट नहीं करना है, तीन वर्ड को दिमाग में रखना। नंबर वन क्या बोला मैंने, ओन अकाउंट वर्कर्स। इससे पहले मैंने क्या बोला, ओन अकाउंट वर्कर्स। नंबर टू क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। एंड नंबर थ्री मैंने क्या बोला, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ओन अकाउंट वर्कर्स, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, चलेगा? आग टूट जाएगा। ये ऑपरेटिंग सरप्लस वाला सवाल जो है ये लास्ट टाइम आया था 2021 में क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर सम आया था 3 मार्क का। अब किस्मत देखो बच्चा लोग का। ठीक है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यू नो दैट द क्वेश्चन वाज क्या, उसमें मिसमैच था, रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा मैं, उसमें इनकम मेथड में अलग आंसर आ रहा था, एक्सपेंडिचर में अलग मेथड आ रहा था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, उन्होंने वो आंसर लिख के क्या कर दिया, सोच के गलत है, करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स। ठीक है, उन्होंने कट कर दिया आंसर। ठीक है, सोच के कि मेरा आंसर गलत होगा। और में था ये वाला सवाल, 3 मार्क का ये सवाल था, या ये 2 मार्क का सवाल था, और 3 मार्क का वो था कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनएफआई। ठीक है, और खराब चीज क्या लगी पता है, उसमें 6 on 6 आना चाहिए था तुम्हारा आंसर में। सेकंड वाला आंसर अच्छा जाता नहीं है, या तो ऑपरेटिंग सरप्लस करते निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, एनएफआई के कॉम्पोनेंट्स प्रॉपर्ली नहीं लिखे। इस तरह के भी बच्चे थे जिन्होंने कर दिया, उनको हार्डली 2, 2.5, मैं जोर मार्केट हो 2.5, 3 मिल रहा है, हार्ड मतलब मुश्किल से, वो भी मतलब तुम एकदम ही वो कर ले तो। ठीक है, आई सी, आई फेल्ट वेरी वेरी बैड, ऐसा लगा था कि यार, ठीक है क्यों, अरे हम किया था, मस्त किया था हम तो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो भगवान का देन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रेंट, रॉयल्टी, ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, प्रिकॉशन वाला पार्ट आज नहीं करेंगे हम लोग, हाँ? ठीक है, क्या आता है सर, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। बेटर है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस में वो देखिए जो नहीं आता है, ये चार चीज मिलाकर क्या मिलता है मेरे को, ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। क्या क्या मिलता है मेरे को, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों मिला के मुझे क्या मिलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। इसमें चार में से क्या नहीं है इंक्लूडेड, मुझे बताइए एक बार के लिए। सर एक तो सीओई नहीं दिख रहा है मेरे को इसमें, और एक इसमें मुझे मिक्स इनकम नहीं दिख रहा है। मतलब एग्जाम में बाई चांस अगर आपको इनकम मेथड के हिसाब से सवाल निकालने दे दिया, और क्वेश्चन में सब कुछ बाकी नहीं देके ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, सीओई दे दिया, और मिक्स इनकम दे दिया, तो आप आंसर निकाल पाओगे, ना निकाल पाओगे? हाँ सर, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी क्या है सर, आपका रेंट भी है, रॉयल्टी भी है, इंटरेस्ट भी है, और प्रॉफिट्स भी है। इसमें केवल आपको क्या करना है, सीओई को ऐड करना है और मिक्स इनकम को ऐड करना है, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, देश का इनकम मुझे मिल जाएगा। क्या मिलेगा मेरे को, देश का। ये जितना भी इनकम का बात किया मैंने, रेंट, रॉयल्टी, सब कुछ, ये कहाँ का इनकम है, देश का इनकम, या बाहर का इनकम भी इंक्लूड किया, देश का। तो ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के, यानी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड मिक्स इनकम, सबको मिला के मेरे को मिलता है, नहीं, मेरे को मिलता है डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि मैंने कौन सा निकाला है, देश का इनकम निकाला। क्या निकाला मैंने, देश का इनकम। इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नफिया को ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। बात समझ में आया आप लोग को? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो इफ आई एड अप ऑल द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम मेथड, आई विल गेट व्हाट, डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि जितना भी मैंने इनकम पे बात किया वो कहाँ कमाया मैंने, देश के अंदर। ये कितने कंपोनेंट्स थे, 5 कंपोनेंट। मुझे क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी, उससे मैं क्या ऐड करूंगा, नफिया, टू सॉल्व व्हाट, टू गेट व्हाट, एनएनपी एट एफसी। चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस है, इसको आप लोग रीड करेंगे आराम से एक बार। ठीक है, डन बिल्कुल। यहाँ पे एक बार शीट दो ना मेरे को।
हम थोड़ी ना एडिट किया था लास्ट में, तो एडिट जो करता है वो करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 करना है, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अभी करना है। हाँ 27, 42, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 31 करना है अभी, फिर छुट्टी। पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 31। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोग को टेस्ट के जो है उसको डेफर कर सकता हूँ एक ही कंडीशन में, अगर ये बुकलेट पूरा खत्म हो जाएगा तो। कब तक करना है बताओ? 2 तारीख, बुकलेट बुकलेट खत्म करना 2 तारीख तक। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन है, आपकी बुकलेट अलग भी होगी। ठीक है, यू कैन लुक एट द लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकल वो आप कर सकते हो। ठीक है, असर्शन रीजनिंग करने की दरकार नहीं है आप लोग को। ठीक है, केस स्टडी यहाँ पे डाला हुआ नहीं है तो वो सब को करना नहीं है, बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस जो है वो सब आपको करना है। ठीक है, तो आप 2 तारीख तक खत्म कर लेगा बुकलेट को। ठीक है, इसमें माइट भी आपका हो सकता है कि आपका वो जो रियल जीडीपी वाला पार्ट है वो आप लोग से ना हो, जिसका हुआ हुआ है वो पार्ट वो लोग कर लेगा, जिसका नहीं हुआ हुआ है उसको मैं जब करवाऊंगा तब कर लेना आप लोग। रियल जीडीपी तुम लोग का तो पार्ट किया हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, एक बार 27 हो गया, 27 नहीं किया था मेरे हिसाब से आप लोग, 23 किया था। सेम है, प्रैक्टिस कर लो, गलती हुआ था ना कचरे का। 23 किया था बाबू। जीरो कम है क्या केक? तब मत करो, तब मत। अरे ये वाला हटाना नेक्स्ट टाइम। 31 कर लो, 31 कर लो। बाकी क्या है ना, इनकम मेथड में क्या है, सब में एक्सपेंडिचर मेथड भी दिया हुआ है, तो वही चक्कर है, और कोई दिक्कत नहीं है। अरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में है ना, लास्ट में एकदम पेज पहले एक बार करने से पहले 50 में आना, पेज नंबर 50 में आना, पेज नंबर 50 में आना एक बार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है आप लोग का। पेज नंबर 50 नहीं है क्या? पेज नंबर 50 देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर फ्लो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द assumption that one expenditure will be another's income, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ये आपका 2020 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका बुक में भी डायरेक्टली दिया हुआ है। फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, फाइनल गुड्स इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स। ये भी सवाल कब का है? 2020 का सवाल है, समझ में? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ये दोनों पर्पज के लिए होता है, हाउस होल्ड के लिए भी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी। नंबर बी 3 क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन। ट्रू है ना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, कैपिटल लॉस वो इंक्लूड होता नहीं, एक्सपेक्टेड तो इंक्लूड होता ही है। फिर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4, रियल ग्रॉस, चलो ये आप लोग को मैंने पढ़ाया नहीं है। 5, 5 तो सेम ही है। ठीक है, ऑप्शनल मतलब खराब होना, पुराना होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा बताओ तो, क्वेश्चन नंबर 6। वाह, क्या बात बोले। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट वन। विच वन? 31? विच वन 31? क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 6, बस, डन। ठीक है,
जितने भी ऑनलाइन में भी सेवा लोग हैं, रौनक लोग वगैरह, उनके ग्रुप में भी मैंने भेज दिया है, आप लोगों को सॉल्व करना 2 तारीख तक। डिफिकल्ट है क्या? हाँ सर, बहुत डिफिकल्ट है करना, बट इट इज नो ऑप्शन ऑल्सो। नहीं मतलब मेजोरिटी जैसे एकदम में डायरेक्ट क्वेश्चन से रिपीटेड है उसको नहीं करना है। ठीक है, बट लिख लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, एक बार का मेहनत होगा, हो जाएगा। फिर मुझसे वेरीफाई करा लेना, एक बार हो जाएगा। आप लोगों को ये वाला शीट करना है मेनली। ठीक है, मैंने आप लोगों को सीबीएसई वाला भी इसलिए दे दिया कि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से यहाँ भी देता है, समझ रहा है? इसलिए मैंने दे दिया आप लोग को करने के लिए।